हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम ऑन जेआरएफ अड्डा। आज मैं आप सभी लोगों से एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने आई हूँ जो आप सभी लोगों के डेफिनेटली जो है वो आंख कान दिमाग सब खोल देगा। मैं आपसे बात करने आई हूँ कि कुछ समय पहले से, अगर आपको याद हो, 2022 से एक्चुअली में हमने देखा कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए रिटन एग्जामिनेशन, जो आपका सब्जेक्ट टेस्ट है, वो रिटन होने लगा, डिस्क्रिप्टिव नेचर का होने लगा। यूजुअली एमसीक्यू पेपर होता है, जैसे आरपीएससी में अभी भी एमसीक्यू पेपर होता है, बट एचपीएससी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस और भी कई आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कई स्टेट्स के अंदर, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर 2 होता है वो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न के अंदर होना स्टार्ट हुआ। आज मैं आप लोगों से वही बात करने वाली हूँ कि क्या वाकई में ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इससे जो स्क्रूनिटी होती है, क्या वाकई में वो फेयर हो रही है, नहीं हो रही है, या ये जो आर्टिकल मैं आपसे डिस्कस करने आई हूँ ये हम सब लोगों के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों जरूरी है इस टॉपिक पर बात करना। आपको मैं कुछ शॉकिंग रिजल्ट्स भी दिखाने वाली हूँ और ये भी बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपका जेआरएफ, आपका यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल, या आपका इवन पीएचडी जो है वो सब कुछ एक बराबर हो जाएगा, सब कुछ फेल हो जाएगा जब इस डिस्क्रिप्टिव रिजल्ट को आप देखोगे, इस डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के रिजल्ट को देखोगे। कहानी मैं शुरू करती हूँ। ये शुरुआत हुई थी एचपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, आपको पता है कि हुआ था, जिसका स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, पेपर 1 100 एमसीक्यूज जिसमें पूछे गए थे, और जो स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करता है फिर उसका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होता है, और वो जो टेस्ट था वो आपका डिस्क्रिप्टिव था, जिसमें 15 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 150 नंबर का जो ये टेस्ट है ये आपका होता है। इस तरीके से एचपीएससी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट हो रहे थे। 6 साल के बाद एचपीएससी का एग्जाम हो रहा था, और ये एग्जामिनेशन भी इतने चरणों में चला है, मतलब इतने टाइम गैप में चला है। जून के अंदर स्क्रीनिंग हो गई, फिर उसके बाद अगस्त में एग्जाम हो रहा है अभी, है ना, इतना लंबा ये प्रोसेस चला था। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर हुआ ये कि हमारे सामने कुछ शॉकिंग रिजल्ट्स आए। शॉकिंग रिजल्ट्स कैसे आए? शॉकिंग रिजल्ट्स ऐसे आए कि मात्र और मात्र, सिर्फ और सिर्फ आपके 151 बच्चे थे, 151 बच्चे थे जिन्होंने इंग्लिश टेस्ट को पास किया आउट ऑफ 613 असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। सिर्फ इतना ही नहीं, आप अगर इस पूरे के पूरे आर्टिकल को ध्यान से पढ़ोगे, मैं टेलीग्राम पर आपसे शेयर कर दूंगी, है ना, जेआरएफ अड्डा विद अदिति करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं उस पर भी शेयर कर दूंगी, एप्लीकेशन पर भी डाल दूंगी। तो यहाँ पर सिनेरियो हुआ ऐसा कि सिर्फ और सिर्फ 151 स्टूडेंट्स थे जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट इन इंग्लिश के लिए, जो कि हरियाणा कॉलेजेस के अंदर अब ऑब्वियसली उनको पोस्टिंग मिलेगी, उसके लिए एलिजिबल बने, सिलेक्ट हुए आउट ऑफ 613 वैकेंसीज। बाकी सारी पोस्ट खाली छोड़ने की बात की जा रही है क्योंकि कोई बच्चे ने मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर ही नहीं लेकर आया है। ये उन बच्चों की बात है जो स्क्रीनिंग टेस्ट में पास हो चुके थे। इस आर्टिकल को आप ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पर देखें तो ये जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे, अब ये जो है ये ऑब्वियसली आपका इंटरव्यू फेस करने वाले हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट फेज जो है वो इंटरव्यू होगा। रिजल्ट ट्रिगर इसीलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा आक्रोश दिखाया। 150 नंबर का ये पेपर था और उसमें से मात्र 35% नंबर आपके मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर थे। मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर सिर्फ 35% थे, यूजीसी नेट से भी कम, उसमें भी 40% होते, इसमें 35% थे, वो भी नहीं आए बाकी सारे बच्चों के। जहां पर बच्चों में आक्रोश आया, बच्चे बताने लगे, जैसे कुछ एस्पिरेंट्स ने ऐड किया कि मैंने अपना पीजी कंप्लीट किया है इंग्लिश के अंदर 73% से। 73% पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छी चीज होती है, और मैंने 72 स्कोर किया था आउट ऑफ 100 स्क्रीनिंग टेस्ट में, बट स्टिल मैं इस टेस्ट में फेल हो गया, लैंग्वेज टेस्ट में मैं जो है वो फेल हो गया। फिर एक बच्चे ने बोला कि मैं 86 नंबर वाला, 91 नंबर वाला, 92 नंबर आउट ऑफ 100 बता रही हूँ, स्क्रीनिंग टेस्ट में जिन बच्चों के आए हैं वो भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर फेल हो गए, वो भी मिनिमम 35% नंबर नहीं लेकर आए। एक पीएचडी होल्डर था, उसने भी अपना फ्रस्ट्रेशन बताया कि मैं 77 नंबर लेकर आया था 100 में से, किसके अंदर? स्क्रीनिंग टेस्ट में, और मैं भी जो है वो मिनिमम नंबर नहीं लेकर आ सका। पीएचडी होल्डर है ये बच्चा। अब इस पूरी स्क्रूनिटी के अंदर अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जून में पेपर हुआ था, ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था 100 नंबर का, ठीक है, जिसमें से 4424 बच्चे अपीयर किए और 2000 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए थे फॉर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा 150 नंबर का। अगस्त 17 को ये पेपर हुआ, इसमें 1950 बच्चों ने जो है वो ये एग्जामिनेशन दिया। 1950 में से सिर्फ और सिर्फ 151 बच्चे हैं जिन्होंने मिनिमम 35% नंबर स्कोर किया।
अब मैं दो तरीके से इस बात को देख सकती हूँ। एक कि क्या वाकई में एचपीएससी के अंदर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक हुआ है उसमें फेयरिटी है या नहीं है, क्योंकि बच्चों का अगर आक्रोश देखोगे तो ये देखने मिलेगा। दूसरी तरफ अगर मैं सोचूं एज अ स्टूडेंट, मैं सोचूं तो क्या आपको लगता है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर हमारे लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन और ज्यादा डिफिकल्ट बनाता जा रहा है? इस पर मैंने तब भी वीडियो बनाया था, तब भी बात करी थी जब ये नोटिफिकेशन निकला था, और मैंने आपको बताया था कि आपकी सब्जेक्ट नॉलेज कितना ज्यादा मैटर करता है। आपका डिस्क्रिप्टिव नॉलेज, आपकी लैंग्वेज, आपकी राइटिंग स्किल्स तभी अच्छी हो पाएगी जब आपको आपके सब्जेक्ट पर कमांड होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, आपने जेआरएफ कर लिया है, मैंने 2 महीने की तैयारी में, 3 महीने की तैयारी में ये कर लिया, वो कर लिया, बट फिर भी आप सोचो कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं निकल पाएगा अगर आपका लैंग्वेज के ऊपर, आपके सब्जेक्ट के ऊपर कमांड नहीं होगा। क्योंकि अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और इस तरीके से आप रिजल्ट्स देखोगे तो हमारे लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किलें होने वाली है। तो क्या बच्चे वाकई में इतना भी नहीं कर पाए थे कि वो 35% सिक्योर कर पाए, या फिर जो चेकिंग है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली की गई है, ऐसा बच्चों के ऊपर जो है वो आक्रोश आ गया है? अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो 151 में से आप ये गौर फरमाइएगा कि 136 जनरल बच्चा है, यानी जो भी रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। उनका राइटिंग स्किल्स को जो है वो एचपीएससी ने बोला है कि वीक राइटिंग स्किल्स उनकी रही, ठीक है ना। और इस पूरे के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा डिस्कशन रहा। 2022 से अगर हम लोग बात करें तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट आया है, और तभी से जो है वो नॉलेज का, राइटिंग स्किल्स का, एक्सपीरियंस का, आपके सब्जेक्ट नॉलेज का, सभी का जो है वो बहुत ज्यादा टेस्ट जो है वो करवाया जा रहा है। अभी ये डिस्कशन चल रहा है, हाई कोर्ट के अंदर जो है वो भी एक केस लेकर जाने की बात की जा रही है। पंजाब हाई कोर्ट के अंदर, हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो पीआईएल फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बोलना चाहते हैं कि हमें हमारी आंसर कीज देखनी है, हमारा जो डिस्क्रिप्टिव आंसर था ना वो हमें बताना है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने यूपीएससी भी क्लियर किया है ना, उसका भी रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर किया, बट फिर भी वो ये 35% नंबर नहीं लेकर आ पाए। तो इन्होंने अपनी आंसर कीज मांगी है। अब देखो क्या होता है, आंसर कीज आती है कैसे आती है, बट एचपीएससी की जो ऑफिशियल्स है उन्होंने तो साफ साफ ये बता दिया कि भैया सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के अंदर 87.5% जो है वो वेटेज हम रखेंगे हमारे किसका, हमारे नॉलेज टेस्ट का जो आपने ये दिया है डिस्क्रिप्टिव, और 12.5% जो है वो हम इंटरव्यू को क्रेडिट देंगे, ठीक है ना। तो अगर बात देखो आप सभी लोग तो जो इस टेस्ट में पास नहीं हो पाए हैं उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में आने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। स्क्रीनिंग टेस्ट का तो वैसे भी स्कोर नहीं आएगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का और इंटरव्यू का होना था, बट अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो बहुत ही ज्यादा स्क्रूनिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुल मिला के मेरा ये वीडियो बनाने का मैटर सिर्फ एक ही है। मुझे ऐसा लगता है कि हर बार हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग यूजीसी नेट क्वालिफाई करेंगे, जेआरएफ करेंगे, हम लोग पीएचडी में एडमिशन लेंगे, पीएचडी करेंगे या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाएंगे, बट सारी चीजों के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी होगी। अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं तो क्या हमारे लिए वो फायदेमंद है, क्या हमारे लिए वो फायदेमंद नहीं है? कॉमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन आप दो कि आपको क्या लगता है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। एक तरीके से देखा जाए तो डिस्क्रिप्टिव पेपर ही रियल टेस्ट होता है आपके सब्जेक्ट नॉलेज का, बट अगर एसिड चेकिंग होने वाली है तो हमारे लिए तो वो बहुत खतरनाक हो जाएगी। और इन सबके बीच में जो एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज वाकई में है कैसा। जब सब्जेक्ट के बारे में ही आता नहीं होगा, जब कमांड ही नहीं होगी, तो हम लोग लिखेंगे क्या? राइटिंग स्किल्स तो बाद में आती है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट के ऊपर आपका कितना कमांड है, राइट। तो इसीलिए हम लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। जेआरएफ अड्डा पे मैं आपको यूजीसी नेट की तैयारी करती हूँ, और यूजीसी नेट के लिए ही हम लोग जो है वो हमारे सब्जेक्ट पर कैसे कमांड कर सकते हैं उसका कंप्लीट कोर्स भी लेकर आए हैं। अगर आपका मन हो तो आप जेआरएफ अड्डा पे ज्वाइन कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, कॉमर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ऐसे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको जेआरएफ अड्डा पर मिल जाएंगे। मोटिव सिर्फ एक ही है कि आप अपने सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा कमांड करिए, क्योंकि वही आपकी लाइफ लॉन्ग जो है वो आपका सारथी बनने वाला है। और यस, इस केस के ऊपर आगे क्या रिपोर्ट आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम प्रोस्पेक्टिव वे के अंदर हमारी तैयारी को लेकर चले। वो कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट अभी से आप लेके चलिए, इफ यू ड्रीम और यू एस्पायर टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के काम आएगी। आप लोग थोड़ा सा जागोगे, थोड़ा समझोगे कि सिर्फ मैराथन्स देखकर अगर काम चल जाता तो सभी का सिलेक्शन हो जाता। समझ रहे हो? तो तैयारी जो है वो अभी से होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड भी होनी चाहिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है डिस्क्रिप्टिव पेपर को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।